गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के लेक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं कि कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टाइमली क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बाद भी कोई भी बच्चा कल की क्लास से जुड़ा नहीं था। एनीवे, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप में आते हैं। जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है ये आपका रेफर करता है जितनी भी एक्टिविटीज हैं अंडरटेकन बाय स्टार्टअप और एन ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू एडवांस इट्स मिशन। Inherent in effort to mobilize resources is the drive for organizational sustainability। तो जैसे कि संसाधन जुटाना शब्द किसी स्टार्टअप या संगठन द्वारा अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नए और अतिरिक्त वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए की गई सभी गतिविधियों को रिप्रेजेंट करता है। जो संसाधन जुटाने के प्रयासों में निहित संगठनात्मक स्थिरता के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं। धन उगाने वाले के रूप में हम अक्सर संसाधन जुटाना शब्द पर आते हैं। हालांकि टेक्निकल अर्थ में अगर देखें तो इसका मतलब केवल संसाधन जुटाना है। अब संसाधनों में आपके संगठन के लिए न केवल धन है बल्कि कई अलग अलग चीजें शामिल हो सकती हैं। पैसे के अलावा आप दोस्तों, परिवार, डीलरों, कर्मचारियों के ज्ञान, बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित भी समर्थन जुटा सकते हैं। इसलिए समर्थन के इन सभी स्रोतों को एक स्थिति में रखने के लिए वित्त सहित हमें उन्हें सामूहिक रूप से संसाधन जुटाने के रूप में संदर्भित करते हैं। संसाधन जुटाना वास्तव में आपके संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के समर्थन जुटाने की एक प्रक्रिया, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि इसमें नगद और वस्तुगत समर्थन दोनों शामिल हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि संसाधन जुटाने को पूर्व निर्धारित संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के कार्य को लागू करने के लिए विभिन्न सिस्टम का उपयोग करके संसाधन जो प्रोवाइडर है से संसाधन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी कहा जा सकता है। ये आवश्यक संसाधनों को समय पर लागत प्रभावी तरीके से प्राप्त करने से संबंधित है। संसाधन जुटाना अधिग्रहित संसाधनों से सही उपयोग के साथ सही समय पर, सही कीमत पर, सही प्रकार के संसाधन होने की वकालत करता है। इस प्रकार उसका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है।
अब बात आती है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन और स्टार्टअप के प्रकार कितने हैं। तो प्रत्येक व्यवसाय मॉडल को उनकी आवश्यकता होती है और यह केवल उनके माध्यम से है कि कंपनियां मूल प्रस्ताव और राजस्व उत्पन्न करती हैं। मुख्य संसाधन भौतिक, वित्तीय, बौद्धिक या मानवीय हो सकते हैं। एक माइक्रोचिप निर्माता को पूंजी गहन उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जबकि माइक्रोचिप डिजाइनर मानव संसाधनों पर अधिक निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पे नहीं। उसको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो अब अगला इस पॉइंट यहाँ पे है, एनी स्टार्टअप वुड नीड all the following resources to the financial resources may be considered most important। किसी स्टार्टअप के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज, इमोशनल रिसोर्सेज, मोरल रिसोर्सेज, कल्चरल नॉलेज रिसोर्स, रिलेशनल रिसोर्स। ये बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। अब रिसोर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मान लो फाइनेंशियल रिसोर्स है हमारा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन स्टार्टिंग अ बिजनेस इज फंडिंग। इवन द मोस्ट बेसिक होम बिजनेस इनक्योर अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्टअप कास्ट। ठीक है, तो जैसे कि including registering a business name, obtaining a business telephone line and printing business card। तो व्यवसाय शुरू करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व धन है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी घरेलू व्यवसाय में कई स्टार्टअप लागतें शामिल हैं। तो जिसमें एक व्यवसाय का नाम दर्ज करना है, एक व्यवसायिक टेलीफोन लाइन प्राप्त करना है और व्यवसाय कार्ड प्रिंट करना शामिल है। तो ये सारी चीजें जो लोग बिजनेस पर्पज से इस बात को सोचते हैं कि मेरे पास नॉलेज है तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या इसको शुरू करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है आपका? फाइनेंस, यानी कि पैसा, यानी कि मनी, यानी कि फंडिंग। बिना फंडिंग के आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें वहां पर आ जाती हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, द इजिएस्ट बीइंग फ्रॉम, जैसे कि द पर्सनल अकाउंट ऑफ द कंपनी फाउंडर, अल्टरनेटिवली लोन्स एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट मे बी ग्रांटेड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि कंपनी के संस्थापक के व्यक्तिगत खाते, जो कंपनी का फाउंडर है उसके व्यक्तिगत खाते हमें चाहिए होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स, कितने वैरायटी ऑफ सोर्सेज को चाहिए होते हैं। वैकल्पिक रूप से वित्तीय संसाधनों से ऋण और ऋण की लाइनें भी दी जा सकती हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से, निजी निवेशक। इसके अलावा सभी जनसांख्यिकी और व्यक्तिगत स्थितियों के उद्यमियों को निजी और सार्वजनिक स्रोतों से कई अनुदान दिए जाते हैं।
यदि आप पैसे का मूल्य जानना चाहते हैं तो जाओ और उधार लेने का प्रयास करो। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है। यदि आप पैसे का मूल्य जानते हो तो जाके उधार लेने का प्रयास करो। अब जैसे कि इट इज एन ओवरव्यू ऑफ टिपिकल फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर स्टार्टअप बिजनेस। जैसे कि फर्स्ट में कि अगर आप कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टार्टअप के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके टिपिकल फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपका होता है पर्सनल इन्वेस्टमेंट, यानी उधार लेते समय आप अपने स्वयं के कुछ धन को या तो नगद के रूप में या अपनी संपत्ति का संप्राशिक के रूप में निवेश करते हैं। यदि आपके बैंकर को साबित करता है कि आप अपनी परियोजना के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता रखते हैं, तो when borrowing, when you invest some of your own money either in the form of cash या collateral या your asset या किसी एसेट के रूप में या कैश के रूप में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो दिस प्रूव्स द योर बैंकर, ये आपका बैंकर प्रूव करेगा दैट यू हैव ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ टू योर प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले लॉन्ग टर्म आप किसी बैंक से पैसा ले लेते हैं कि बैंक ने गारंटी दे दी ये पैसा आपका ही जो आप लगा रहे हैं। दूसरा है लब मनी, क्योंकि दिस इज ए मनी लोन्ड बाय स्पाउस, पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। Banker consider this as a patient's capital, which is money that will be repaid later your business's profit increase. ये जीवन साथी, माता पिता, परिवार या दोस्तों द्वारा उधार लिया गया धन है। एक बैंकर इसे रोगी पूंजी पेशेंट कैपिटल के रूप में मानता है, जो कि पैसा है तो जिसके बाद आपके व्यवसाय में मुनाफे में वृद्धि के रूप में चुकाया जाए। मुनाफा होगा, उस पैसे को आप वृद्धि जो होगी या जो प्रॉफिट होगा उसके रूप में चुका सकते हैं। दिस इज लब मनी। वेंचर कैपिटल, ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि फंडिंग स्रोत सभी उद्यमियों के लिए जरूरी नहीं है। शुरू से ही आपको पता होना चाहिए कि उद्यम पूंजीपति प्रौद्योगिकी संचालित व्यवसाय और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। उद्यम पूंजीपति कंपनी में एक आशाजनक लेकिन उच्च जोखिम वाली परियोजना को पूरा करने में मदद करने के लिए एक इक्विटी स्थिति लेते हैं। इसमें किसी बाहरी पार्टी को अपने व्यवसाय में कुछ स्वामित्व या इक्विटी देना शामिल है। वेंचर कैपिटलिस्ट भी अपने निवेश पर एक स्वस्थ रिटर्न की उम्मीद करते हैं, जो अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यवसाय जनता को शेयर बेचना शुरू करता है और उन निवेशकों की तलाश करना सुनिश्चित करें कि जो आपके व्यवसाय के लिए प्रासंगिक अनुभव और ज्ञान लाते हैं। अब देखिए, एक इन्वेस्टर होते हैं एंजल। देखिए, एंजल्स आमतौर पर धनी व्यक्ति या सेवानिवृत्त कंपनी के अधिकारी होते हैं जो सीधे दूसरों के स्वामित्व वाली छोटी फर्मों में निवेश करते हैं। वो अक्सर अपने क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, जो न केवल अपने अनुदान, अपने अनुभव और संपर्कों के नेटवर्क में योगदान करते, बल्कि उनके तकनीकी या प्रबंधन ज्ञान का भी योगदान करते। बदले में अपने पैसे को जोखिम में डालने के लिए वो कंपनी के प्रबंधन प्रयासों का निगरानी करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो शब्दों में क्या है कि अक्सर निदेशक मंडल में एक सीट और पारदर्शिता का आश्वासन शामिल होता है। देवदूत लो प्रोफाइल रखते हैं। तो कोई भी एंजल होगा, धनी व्यक्ति होगा, अगर किसी फर्म में पैसा लगाता है तो साथ में एक अधिकार भी रखता है कि मैं, जैसे बहुत अच्छी सी चीज मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर देखें जैसे कोई ट्रस्ट है,
अब वो ट्रस्ट अनुदान में चलती है। तो जब कोई डोनर किसी ट्रस्ट को पैसा देता है, अपनी पुण्य लक्ष्मी जब वो देता है, पुण्य लक्ष्मी, तो वो पुण्य लक्ष्मी जो उसने दिया, वो चाहेगा कि मैं ये पुण्य लक्ष्मी जो मैं दे रहा हूं किसी ट्रस्ट को, वो कहीं लगाई गई है कि सिर्फ कागज में ही। तो वो देखते हैं कि हाँ मैं एक बार देखूं। अब वो किसी बिल्डिंग में लगा दिया गया, या किसी डिपार्टमेंट को सैलरी के लिए दे दिया गया, या भंडारे के लिए दिया गया, पर वो चीजें होनी चाहिए। और यहां पर अगर मैं एंजल्स की बात करूं, तो आमतौर पर धनी व्यक्ति या सेवानिवृत्त कंपनी के अधिकारी जो सीधे दूसरों के स्वामित्व वाली छोटी, जैसे कोई दूसरा स्वामित्व है, किसी दूसरे ओनर की छोटी फर्म में निवेश करते हैं, वो अक्सर अपने क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। वो न केवल अपने अनुभव और संपर्कों के नेटवर्क में योगदान करते हैं, बल्कि उनकी टेक्निक और प्रबंधन ज्ञान का भी योगदान करते हैं। तो वो उस कंपनी में जुड़ जाते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं, वो ट्रस्टी बन जाते हैं, फिर वो योगदान करते रहते हैं हर तरह के। अब जैसे बिजनेसेस इनक्यूबेटर्स है, तो बिजनेस इनक्यूबेटर्स या एक्सीलरेटर जनरली आमतौर पर विकास के विभिन्न चरणों में नए व्यवस्थाओं के लिए सहायता प्रदान करते हैं, हाई टेक्निक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि स्थानीय आर्थिक विकास इनक्यूबेटर भी हैं जो रोजगार सृजन, पुनरुद्धार, होस्टिंग, साझाकरण सेवाएं जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। आमतौर पर इनक्यूबेटर भविष्य के व्यवसायों और अन्य नई कंपनियों को अपने परिसर, साथ ही साथ उनके प्रशासनिक, रसद, तकनीकी संसाधनों को साझा करने के लिए आमंत्रित करें। आमतौर पर उष्मायन चरण 2 साल तक चलता है, 2 साल तक चल सकता है। एक बार उत्पाद तैयार होने के बाद व्यवसाय आमतौर पर अपने औद्योगिक उत्पादन चरण में प्रवेश करने के लिए इनक्यूबेटर के परिसर को छोड़ देता है, और ये अपने आप होता है। ग्रांट एंड सब्सिडीज, अनुसंधान और विकास, विपणन, वेतन, उपकरण और उत्पादकता में सुधार जैसे खर्चों को कवर करने में सहायता के लिए आपके पास इस फंडिंग तक पहुंच हो सकती है। तकनीकी रूप से अनुदान अपने आपके व्यवसाय को सशर्त रूप से दी गई धनराशि है जिसे आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप कानूनी रूप से अनुदान की शर्तों के तहत इसका उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, या अन्यथा आपको इसे चुकाने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही एक बार जब आपको एक सरकारी स्रोत से धन प्रदान किया जाता है, यदि आप कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो स्रोत से धन प्राप्त करना असामान्य नहीं है। सरकार समय समय पर स्टार्टअप्स को अनुदान और सब्सिडी घोषणा करती है। अब देखिए, एक होता है इंटेलेक्चुअल रिसोर्स। बौद्धिक संसाधन एक व्यवसाय का अमूर्त मूल है जो उसके लोगों को कवर करता है। उसके संबंध में निहित मूल और कर्मचारियों के घर जाने पर जो कुछ बचा है, जिसमें बौद्धिक संपदा एक घटक है। यह एक कंपनी में हर किसी के बारे में सब कुछ का योग है जो इसको प्रतिस्पर्धा में बढ़त देता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं की गई कि संपत्तियों के मूल के लिए खाते के प्रयास में अकादमिक में शब्द का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर में बौद्धिक पूंजी, राष्ट्रीय अमूर्त पूंजी एनआईसी को संदर्भित की जाती है। दूसरा अर्थ यह है कि जो शिक्षा की जगत में प्रयोग किया जाता है उसे बड़े निगमों में अपनाया गया। वो ज्ञान प्रबंधन के माध्यम से
ज्ञान के पुनर्चक्रण पर केंद्रित है। बौद्धिक पूंजी का उपयोग संगठनों के धन का आकलन करने के संदर्भ में किया जाता है। किसी उद्यम में बौद्धिक पूंजी को समझना उसकी बौद्धिक संपदा का लाभ उठाने की अनुमति देता है। स्टार्टअप को भी इस संसाधन की आवश्यकता होती है और वो इसे नजदीकी दायरे से जुटा सकते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स, तो किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की प्रतिभा और ताकत पर बहुत अधिक निर्भर करती है। विशेषज्ञता के अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी पेशावरों की भर्ती ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और सक्षमता के साथ पूरा किया जाए। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मजबूत टीम के सदस्यों की भर्ती की जा सकती है। स्टाफिंग एजेंसियां और कार्यकारी खोज फर्म हर उद्योग के भीतर सभी स्तरों को प्रतिभाओं को रखने में माहिर है। एक विकल्प उन व्यक्तियों के रेफरल के माध्यम से कर्मचारियों को ढूंढना है जिनके निर्णय पर भरोसा किया जाता है। हालांकि शुरू में स्टार्टअप बड़ी संख्या में हायरिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी मानव संसाधन वे किराए पर लेते हैं वो उच्च संभावित व्यक्ति होना चाहिए। टीमों को उद्देश्य की समान एकता के साथ कार्य करने और एक अच्छी तरह से प्रेरित व्यक्ति के रूप में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो। जैसे बिल गेट्स। फिजिकल रिसोर्स की बात करें, चाहे वे छोटा घरेलू व्यवसाय हो या कई स्थानों के साथ एक खुदरा संचालन हो, प्रत्येक